सभी लर्नर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, क्लास 10th की एक सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोनों बुकों से हम ले रहे हैं और पोएम से भी हम क्वेश्चंस को ले रहे हैं। इससे पहले आपको 60 क्वेश्चंस की 4 क्लासेस में दे चुका हूं। ये 5वीं क्लास है जिसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट लीजेंड्स आर एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ टी। टी फ्रॉम असम चैप्टर से ये लिया गया है, जो कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3 है। तो यहाँ पर हमारे पास में पहला वर्ड जो है वो है लीजेंड्स। लीजेंड्स का मतलब होता है कहानियाँ। ठीक है, तो कौन सी दो कहानियाँ हैं जो कि चाय की उत्पत्ति से जुड़ी हुई हैं। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में उत्पत्ति, और लीजेंड का मतलब होता है कहानियाँ। टी फ्रॉम असम जो चैप्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। आइए चलते हैं आंसर पे। राजवीर टेल्स प्रांजुल दैट नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी। इस स्टोरी में हमारे पास में दो बच्चे हैं, एक का नाम राजवीर है और एक का नाम प्रांजुल है। दोनों ही आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो राजवीर जो है वो प्रांजुल से बात करते हुए बताता है उसको कि वास्तव में कोई भी नहीं जानता है कि चाय की खोज कैसे हुई। ठीक है, देयर आर मैनी लीजेंड्स एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ टी। और ऐसी कई सारी कहानियां हैं, बहुत सारी लीजेंड्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़ी हुई हैं, जो कि चाय की उत्पत्ति से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां हैं। एन इंडियन लीजेंड गोज लाइक दिस। और इसी क्रम में भारत की एक कहानी जो इससे जुड़ी हुई है तो वो बताता है पहले, वंस देयर वॉज अ बुद्धिस्ट एसेटिक बौद्ध धर्मा, कि बौद्ध धर्मा में एक बुद्धिस्ट साधु था। ही यूज टू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। और जब वो अपने ध्यान में लगा रहता था तो उसको थोड़ा नींद जैसी आती थी। ही फील स्लीपी का मतलब उसको थोड़ा नींद का अनुभव होता था जब वो अपने ध्यान में लगा होता था। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान या योग, इसको हम ध्यान कहेंगे प्रॉपरली। ठीक है, सो ही कट ऑफ हिज आईलिड्स। तो उसने क्या किया कि उसने अपनी जो आईलिड्स होती हैं, पलकें होती हैं, उनको काट दिया। ठीक है, 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ दीज आइलेट्स। इन आइलेट्स से उसके 10 चाय के पौधे उत्पन्न होते हैं। When the leaves of these plants were put in hot water and drunk, these banished sleep. तो जब इन पत्तियों को इन पौधों की इन पत्तियों को जब गर्म पानी में डाला गया और पिया गया तो उससे जो नींद थी, स्लीप का मतलब नींद, वो बैनिस्ड हो गई, मतलब गायब हो गई। ठीक है, बैनिस्ड का मतलब होता है गायब हो गई। इट इज़ सेड दैट दे वेर टी लीव्स। और ऐसा माना जाता है कि जो पत्तियां हमने उस गर्म पानी में डाली थी वो पत्तियां कौन सी थी? चाय की पत्तियां थी। एक दूसरी कहानी से जुड़ी है, अनदर लीजेंड लाइज लाइक दिस दैट अ किंग इन चाइना वॉज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर बॉइलिंग इट। और चाइना की जो स्टोरी है वो ये है कि एक राजा था चाइना में और वो पानी को गर्म करके पिया करता था, यानी कि बॉयल पानी वो पीने का शौकीन था। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water. और पत्तियां एक दिन जो जो टहनियां जिनसे आग जलाई जा रही थी, जिन लकड़ियों से आग जलाई जा रही थी, उन टहनियों से कुछ पत्तियां उस बर्तन में गिर जाती हैं जहां पानी को गर्म किया जा रहा था। ट्विक्स का मतलब होता है टहनियों से। ठीक है, ट्विक्स का मतलब टहनियां। एज अ रिजल्ट द बॉइल्ड वाटर गॉट अ डेलिशियस फ्लेवर। तो जब वो पत्तियां उस गर्म पानी में गिर जाती हैं तो उससे क्या होता है कि एक डेलिशियस फ्लेवर उस पानी का, उस उबले हुए पानी का आ जाता है। डेलिशियस फ्लेवर का मतलब होता है स्वादिष्ट। ठीक है, और फ्लेवर स्वाद, डेलिशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट और फ्लेवर का मतलब स्वाद। स्वादिष्ट स्वाद उसमें आने लगता है। इट इज सेड दे वर टी लीव्स। और ऐसा माना जाता है कि जो पत्तियां उस पानी में गिरी थी वो क्या थी? चाय की पत्तियां थी। दस द चैप्टर शोज एन इंडियन लीजेंड एंड अ चाइनीज लीजेंड एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ टी। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट में दो कहानियां बताई गई हैं, एक जो भारत की पृष्ठभूमि से आती है और दूसरी चाइना की, मतलब चीन की पृष्ठभूमि से आने वाली कहानियां हैं। और ये दोनों के दोनों कहानियां जुड़ी हुई हैं चाय की उत्पत्ति से।
आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नतल्या। दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करार दीजिए। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आई कैन से। तो ये जो कैरेक्टर है हमारा नतल्या, ये एक चैप्टर के अंदर है जिसका नाम है द प्रपोजल। फर्स्ट फ्लाइट का जो लास्ट चैप्टर है द प्रपोजल, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। और नतल्या उसमें हमारी प्रोटोगनिस्ट है, हीरोइन के रोल में ये वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। आंसर पे बात कर लेते हैं। नतल्या इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले द प्रपोजल। आपको जैसा मैंने बताया कि नतल्या जो है द प्रपोजल जो प्ले है उसकी हीरोइन है। सी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, वो 25 साल की एक लड़की है। शी इज़ स्टिल अनमैरिड, 25 साल की है लेकिन अभी अविवाहित है, शादीशुदा नहीं है। इट कॉजेज अ ग्रेट वरी टू हर फादर, और 25 साल की लड़की शादीशुदा नहीं है तो ये उसके पिता के लिए एक चिंता का कारण है। ठीक है, इससे उसके पिता को थोड़ा चिंताएं हैं, परेशानियां हैं कि उसकी लड़की की शादी जल्दी हो जाए। नतल्या विशेस दैट समबडी शुड लव हर एंड प्रपोज टू हर, और नतल्या चाहती है कि कोई उसको प्रपोज करे और कोई उससे प्यार करे। ठीक है, हर फादर कॉल्स हर अ लव सिक कैट, इसीलिए उसके पिताजी उसको एक नाम से चिढ़ाते हैं और वो उसको अ लव सिक कैट कहते हैं। सी इज क्वेरलसम बाई नेचर, और अगर बात की जाए उसके नेचर की तो वो एक झगड़ालू किस्म की लड़की है। सी इज क्वेरलसम। सी क्वेरल्स विद लोमोव ओवर द अथॉरिटी ऑफ ऑक्सन मीडो एंड द बेटर ब्रीड ऑफ देयर पेट डॉग्स, और लोमोव जो उसका पड़ोसी है वो लोमोव के साथ झगड़ती है। सबसे पहले तो एक ऑक्सन मीडो नाम की एक जगह है जिस ज़मीन के ऊपर उनका झगड़ा चलता है, और उसके बाद में वो पेट डॉग्स की ब्रीड के ऊपर भी थोड़ा बहस उनके बीच में हो जाती है। When she comes to know that he had come to propose her, she starts crying. और जब नतल्या को पता चलता है कि लोमो उसको प्रपोज करने के लिए उसके घर पे आया है तो वो उसके बाद रोना शुरू कर देती है। सी स्टार्ट्स क्राइंग। लोमोव इज कॉल्ड बैक वंस अगेन, और जब लोमोव को दोबारा उसके घर में बुलाया जाता है, एंड आर्ग्यूमेंट स्टार्ट्स बिफोर प्रपोजिंग, और ये जो घटनाक्रम पहले हुआ है, जो जो भी बहस पहले हुई है, तो लोमोव थोड़ा नाराज होकर चला जाता है, तो लोमोव को दोबारा से बुलाया जाता है। हर फादर डज नॉट वॉन्ट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि नतल्या और लोमोव के बीच में पहली मुलाकात में जो मीटिंग हुई वो अच्छी नहीं हुई, उसमें बहस हो गई, झगड़ा हो गया दोनों के बीच में। तो लोमोव का जो नतल्या के पिताजी हैं वो नहीं चाहते थे कि ये अवसर, ये अपॉर्चुनिटी जो उनको मिल रही है, इसको वो अपने हाथ से ऐसे ही जाने दें। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर या मौका। ठीक है, अवसर। ठीक है। He at one puts Natalya's hand in the hands of Lomo, तो वो क्या करते हैं कि नतल्या का हाथ लोमोव के हाथ में थमा देते हैं। देन ही अनाउंसेस दैट दे आर एंगेज टू ईच अदर, और उसके बाद वो घोषणा करते हैं कि लोमोव और नतल्या एक दूसरे के हो चुके हैं और उनकी मतलब एक दूसरे से वो एंगेज हो चुके हैं। नतल्या बिकम्स वेरी हैप्पी, इस सिचुएशन को देख करके नतल्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बट शी अगेन स्टार्ट क्वेरलिंग विद हिम, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर से उससे झगड़ा करना शुरू कर देती है। दस वी कैन से दैट नतल्या इज एन इंटरेस्टिंग बट मटेरियलिस्टिक कैरेक्टर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नतल्या एक तरीके से इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी है और मटेरियलिस्टिक कैरेक्टर भी वो देखने को यहाँ पे हमें मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में ये कैरेक्टर आया होगा। दिस इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ नोट इट, और इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ एनी फ्रैंक। ये हमारा चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है कि आपको यहाँ पे पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, आपको यहाँ पे एनी फ्रैंक के कैरेक्टर के बारे में बताना है। तो बिना किसी देरी के आंसर पे चलते हैं, और इसका आंसर है एनी फ्रैंक इज अ पॉपुलर डायरिस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड जूइश विक्टिम ऑफ द होलोकॉस्ट। ये थोड़ा सा यहाँ पे दोनों शब्द अलग अलग हैं, मोस्ट और डिस्कस्ड अलग अलग शब्द हैं, इसको थोड़ा सा आप अलग कर दीजिएगा। एनी फ्रैंक एक प्रसिद्ध डायरी लेखक के तौर पे देखने को मिलती है हमें यहाँ पे, और जो इस कम्युनिटी की विक्टिम्स का मतलब होता है पीड़ित। मतलब जब दो देशों के बीच में, जर्मनी और हॉलैंड के बीच में
युद्ध हो रहा था तो वहाँ पे जो ये जूइश कम्युनिटी थी ये बहुत ज़्यादा पीड़ित थी, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित इनको किया जा रहा था। तो ये उस कम्युनिटी की एक प्रताड़ित लड़की के तौर पे देखने को मिलता है। हॉलोकास्ट का मतलब एक तरीके से विनाश, जिसको हम अग्निकांड कहते हैं उसको कहते हैं हॉलोकास्ट। इसको आप आपदा कह सकते हैं या अग्निकांड कह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए थे। इन हर डायरी, वो अपनी डायरी में सी डॉक्यूमेंट्स हर लाइफ इन हाइडिंग फ्रॉम 1942 टू 1944 ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पे था तो 1942 से लेकर 1944 तक ये जर्मनी में रहते थे। तो उसके बाद ये वहाँ से बच करके नीदरलैंड की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये उस घटना का अपनी डायरी में जिक्र करती है। इन द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो ये चैप्टर हम पढ़ते हैं द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक शोज द स्कूल लाइफ ऑफ एनी फ्रैंक, उसमें हम खास तौर पे एनी फ्रैंक के स्कूली जीवन के बारे में पढ़ते हैं। सी फील्स दैट शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स विद whom शी कैन शेयर हर इनरमोस्ट थॉट्स। वो बताती है और वो महसूस करती है कि कोई भी उसका स्कूल में कोई जिगरी दोस्त या क्लोज फ्रेंड जिसको हम कहते हैं वो नहीं था। इसलिए वो अपनी अंदर की जो भावनाएं हैं, अंदर के जो उसके थॉट्स हैं, अपनी जो उसके मन की बातें हैं, वो किससे शेयर करे, ये बड़ा क्वेश्चन वो वहाँ पे रखती है। तो वो कोशिश करती है कि वो अपने दिमागी विचारों को जो उसके मन में उत्पन्न होते हैं वो अपनी डायरी में लिखे। सी बिलीव्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आती है। उसका मानना ये है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि लोगों से ज़्यादा जो धैर्य है वो पेपर में होता है, वो किसी कागज़ में होता है। ठीक है, अगर हमने लोगों को कुछ बोल दे तो लोग एकदम से रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो अपना आपा खो देते हैं। लेकिन कागज़ पे आप कुछ भी लिख दो, वो कभी भी आप पे गुस्सा नहीं करता है, कभी भी वो अपना आपा नहीं खोता है। इसीलिए वो ये लाइन लिखती है अपनी डायरी में, सी बिलीव्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। सो सी डिसाइड्स टू कीप अ डायरी विच शी नेम्स किटी, इसलिए वो वो निर्णय लेती है कि वो एक डायरी लिखेगी और उस डायरी का नाम रखती है वो किटी। सी लव्स हर ग्रैंड मदर वेरी मच, वो अपनी दादी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सी लाइट्स एन एक्स्ट्रा कैंडल ऑन हर बर्थडे टू शो हर लव फॉर द डेड ग्रैनी, वो अपनी मृत दादी के याद में एक एक्स्ट्रा कैंडल जलाती है जब उसका जन्मदिन होता है। ठीक है, शी इज़ अ वेरी टॉकेटिव गर्ल, वो एक बहुत बातूनी लड़की है। टॉकेटिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाली लड़की। हर मैथ्स टीचर, उसके जो मैथ्स टीचर हैं मिस्टर कीजिंग, आस्क्स हर टू राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स एज अ पनिशमेंट। उसके जो मैथ्स के टीचर हैं जिनका नाम है मिस्टर कीजिंग, वो उस लड़की को एक पनिशमेंट देते हैं और पनिशमेंट में कहते हैं कि वो एक ऐसे लिख के लाएगी और एक टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक का नाम होता अ चैटर बॉक्स। She shows her wit and humor in the essay by stating the talkings is the natural quality of a student। और वो जब उस ऐसे को लिखती है तो वो उसमें अपनी बुद्धि और विवेक, विट एंड ह्यूमर का बहुत अच्छे से प्रयोग करती है और वो उसमें बताती है कि ये बच्चों के एक आम क्वालिटी होती है, एक नेचुरल क्वालिटी होती है कि वो बात करते हैं। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। सी हैज़ इनहेरिटेड द क्वालिटी फ्रॉम हर मदर, और ये बात करने की जो क्वालिटी है वो उसको उसकी माँ से मतलब इनहेरिट हुई है, मतलब जो आनुवंशिकी के तौर पे उसको मिली है। अगेन शी इज़ गिवन एन essay टू राइट ऑन द टॉपिक एन इनकॉरेजिबल चिटर बॉक्स। दोबारा से उसके टीचर जब उसको देखते हैं तो वो फिर से एक टॉपिक पर उसको ऐसे लिखने को देते हैं और इस बार जो टॉपिक का नाम होता है वो होता है अन इनकॉरेजिबल चिटर बॉक्स। इसमें एक वर्ड आ रखा है इनकॉरेजिबल, और इनकॉरेजिबल वर्ड का मतलब होता है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम सी इज आस्क्ड टू राइट एन essay ऑन द टॉपिक क्वैक 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 सेट मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। और जब तीसरी बार वो गलती करती है, मतलब गप मारती रहती है, तो तीसरी बार जब उसको पनिशमेंट मिलता है तो उसको फिर से एक ऐसे लिखने को दिया जाता है और इस बार जो टॉपिक होता है वो होता है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इस टॉपिक के ऊपर उसको ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है। दिस टाइम सी राइट्स ऑन द टॉपिक क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। और वो जब तीसरी बार इस टॉपिक पर क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स पर निबंध लिखती है, दिस टाइम सी राइट्स अ पर्सोनिक पोएम, तो सॉरी प्रोजाइक पोएम। तो इस पर वो एक कविता के माध्यम से अपने ऐसे को शुरुआत करती है एंड इम्प्रेसेस द टीचर, और उसकी ये कविता उसके टीचर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर देती है। उसका ये कंपोजिशन, कविता का ये कंपोजिशन उसके टीचर को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है। नाउ
द टीचर स्टॉप्स पनिशिंग हर। बच्चे की क्रिएटिविटी को देखने के बाद टीचर को लगता है कि ये लड़की बातूनी तो है लेकिन इसके अंदर क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद उसका टीचर उसको पनिश करना बंद कर देता है। दस वी फाइंड दैट एनी इज़ अ टैलेंटेड इमोशनल एंड इंटेलिजेंट गर्ल। और यहाँ से हमें पता चलता है कि एनी न सिर्फ एक बातूनी लड़की है बल्कि वो एक टैलेंटेड, टैलेंटेड मतलब बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, और इमोशनल का मतलब भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई एक लड़की है। सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग चैप्टर और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द कूर्ग एंड इट्स पीपल। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कूर्ग और उसके लोगों के, वहाँ के लोगों के बारे में क्या जानते हैं। आंसर की बात कर लेते हैं। कूर्ग इज़ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। जो कूर्ग है वो कर्नाटका का एक छोटा सा जिला है। इट इज़ नोन एज कोडगू। इसको कोडगू के नाम से भी जाना जाता है। इट लाइज बिटवीन द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर एंड मैसूर। तो इसकी जो स्थिति है वो मैंगलोर और मैसूर के तटीय शहर के बीचों बीच में ये स्थित है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी प्लांटेशंस। और ये अपने कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एंड स्पाइसेस का मतलब मसालों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। द राइटर सेज दैट इट मस्ट हैव कम फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। और लेखक यहाँ तक कि ये बोलता है कि कहीं ना कहीं ये जो जगह है वो भगवान के, गॉड के किंगडम से पृथ्वी पर आई है। द पीपल ऑफ कूर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव। जो कूर्ग प्रदेश के जो लोग हैं वो अपने आप में बड़े बहादुर, और इंडिपेंडेंट का मतलब आत्मनिर्भर होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर, और ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। दे आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। ऐसा मान लिया जाता है कि ये जो लोग हैं ये ग्रीक या फिर अरब प्रदेश के लोगों लोगों के वंशज हैं। अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी डिड नॉट रिटर्न एंड सेटल्ड इन कुर्ग। और एक कहानी के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, उसकी जो सेना थी, उसका एक हिस्सा जो कि वापस नहीं लौटा युद्ध के बाद, और वो कुर्ग में आकर के रहने लगा। दे मैरिड अमंग द लोकल्स। उसके बाद उनके जो वहाँ के लोकल लोग थे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। अनदर थ्योरी सेज दैट दीज पीपल आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अरब्स। और दूसरी थ्योरी हमें, दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि ये लोग कहाँ से आए, अरब से आए। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम देयर लॉन्ग एंड ब्लैक कोट। और कई बार ये तथ्य सत्य साबित होते हैं जब उनके पहनावे पे बात की जाती है, क्योंकि ये लोग अक्सर एक लंबा और काला कोट पहना करते थे जैसे कि अरब प्रदेश के लोग पहना करते थे। इट इज़ लाइक द कुफिया वॉर्न बाई अरब्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अरब के लोगों के द्वारा जैसे एक ड्रेस पहनी जाती है जिसमें कि एक लंबा काला कोट होता है जिसको वो खुफिया कहते हैं, उसी ड्रेस को ये लोग अक्सर पहना करते थे। द कूर्गी पीपल टेल्स ऑफ ब्रेवरी आर वेरी फेमस। और यहाँ तक कि जो कूर्गी लोगों के बहादुरी की जो कहानियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंचो हैड डीप फेथ एंड इनडोमिटेबल फेथ इन गॉड, एलेबोरेट दिस स्टेटमेंट। हमारा जो पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उसका जो मेन कैरेक्टर है लेंचो, उसके बारे में ये क्वेश्चन है कि लेंचो की बहुत ज़्यादा गहरी, और इनडोमिटेबल का मतलब होता है जिस चीज़ को दबाया नहीं जा सकता है, अदम्य जिसको हम कहते हैं, ऐसी आस्था उसकी भगवान के ऊपर थी। इस स्टेटमेंट को आपने व्याख्या करते हुए लिखना है। एलेबोरेट का मतलब होता है इसको थोड़ा डिटेलिंग में इसकी जाना है आपने। तो आंसर की बात कर लेते हैं। लेंचो वॉज अ पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर। स्टोरी में हमें बताया जाता है कि लेंचो एक किसान है और उसके साथ साथ ये एक गरीब और हार्ड वर्किंग फार्मर है, मतलब कठिन मेहनत करने वाला किसान है। हिज क्रॉप्स वॉज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली बिकॉज ऑफ हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म के वजह से, ओले पड़ने की वजह से उसकी पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ही बिकम होपलेस बिकॉज ही डिड नॉट हैव इवन अ पेनी। और जब उसकी फसल खराब हो जाती है तो वो बिल्कुल आशाहीन हो जाता है। होपलेस का मतलब होता है आशाहीन, जिसकी कोई आशा नहीं होती है, मतलब एक तरीके से निराश हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास अब एक भी चीज़, फूटी कौड़ी भी उसके पास नहीं बची थी।
ये वर्ड आया है इवन अ पेनी। पेनी का मतलब होता है फूटी कौड़ी भी उसके पास नहीं बची थी, मतलब उसकी कहानी, उसकी जो जीवन, उसका उसके पास कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा गरीब बन चुका था। देयर वॉज नो वन इन द वैली टू सपोर्ट हिज फैमिली, और उस घाटी में जहाँ पर लेंचो रहता था, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसके परिवार को सपोर्ट कर सके या मदद कर सके। बट ही हैड फर्म फेथ इन द ऑलमाइटी गॉड, लेकिन उसका एक दृढ़ विश्वास जो था, दृढ़ आस्था थी उसकी भगवान के ऊपर। फर्म, फर्म का मतलब होता है दृढ़, ठीक है, क्या, दृढ़। फेथ, फेथ का मतलब होता है आस्था, तो उसकी जो आस्था, दृढ़ आस्था थी किसमें, भगवान के ऊपर, ठीक है। ही होप दैट गॉड वुड हेल्प हिम एंड मेक श्योर दैट ही एंड हिज फैमिली वुड नॉट स्टार्व। वो आशा कर रहा था कि भगवान उसकी जरूर मदद करेंगे और उसका परिवार और वो भूख से नहीं मरेंगे। स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना, ठीक है। स्टार्व का मतलब क्या होता है, भूख से मरना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए वो भगवान को एक पत्र लिखता है, एंड आस्क्ड हिम टू सेंड 100 पीसोस, और वो भगवान को बोलता है कि उसको वो कितने 100 पीसोस भेज दें। यहाँ पर जरा टाइपो है, आप इस हिम को इसमें एच स्मॉल कर दीजिएगा, हिम टू सेंड 100 पीसोस, ठीक है। ही वेंट टू द टाउन, वो शहर में जाता है, एंड मेल्ड द लेटर थ्रू द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में जाकर के वो उस पत्र को भेज देता है भगवान के पते पर। व्हेन ही उसके बाद क्या होता है, व्हेन ही रिसीव द मनी ही डिडंट ट्राई टू नो अबाउट द सेंडर, जब कुछ समय बाद उसको पैसे मिलते हैं तो वो ये कोशिश भी नहीं करता है कि ये पैसे किसने भेजे हैं, बिकॉज ही हैड एन अनक्वेश्चनिंग फेथ इन गॉड, क्योंकि उसके पास एक ऐसी आस्था थी जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। मतलब बहुत गहरी आस्था उसकी भगवान के ऊपर थी, इस बात पर कोई सवाल या निशान खड़ा नहीं कर सकता था कि ये पैसे किसने भेजे हैं। तो उसको पूरा विश्वास था कि ये पैसे किसने भेजे हैं, भगवान ने उसकी मदद करने के लिए भेजे हैं। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे गिनता है, ही गॉट एंग्री, तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, ठीक है। काउंटेड का मतलब होता है गिनना, एंग्री का मतलब होता है क्रोधित। तो जब वो पैसों को गिनता है तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। ही न्यू, वो जानता था, दैट गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक, वो जानता था, वो इस बात को अच्छे से जानता था कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते हैं। He was sure that God would not send him less the amount than he had asked for. उसने, वो पूरी तरीके से आश्वस्त था कि जितने पैसों के लिए उसने भगवान से पूछा है, भगवान कभी भी उसको उतने पैसे, मतलब उतने ही पैसे देंगे जितने के लिए उसने मांग रखी थी। भगवान कभी भी उससे कम उसको नहीं देंगे। ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन हिज मनी, और वो उसको लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा भेजे गए 100 पीसोज में से कुछ पैसे निकाल लिए हैं। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ मनी, इसीलिए वो भगवान को एक पत्र लिखता है और बोलता है कि आपने अभी आधे पैसे भेजे हैं और बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं आप कृपया करके उनको भी मुझे भिजवा दें। ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेर अ बंच ऑफ क्रूक्स। अब की बार वो भगवान से एक रिक्वेस्ट और करता है कि आप कृपया करके पैसों को मेल ना करें, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि धूर्त लोगों का एक समूह बैठा है। ये सभी के सभी क्या हैं, धूर्त लोग हैं जो उसके साथ छल कर रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स शो हिज डीप फेथ इन गॉड, और ये तमाम सारी चीज़ें हमको बताती हैं कि लेंचो की भगवान में बहुत गहरी आस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरमन एट बनारस इज अबाउट अ यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ लाइफ, डिस्कस। हमारे पास में एक चैप्टर है जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। यह मतलब एक सार्वजनिक सत्य के बारे में बात करता है जीवन के। इस पर आपने थोड़ा टिप्पणी करनी है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% चांसेस होते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। यस, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में जो ये लाइन दी गई है, द सरमन एट बनारस इज अबाउट अ यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ लाइफ, तो पहले आप इसी चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, ये बात जो है वो पूरी तरीके से सत्य है कि जो उपदेश गौतम बुद्ध ने बनारस में दिए थे वो हर किसी के जीवन पर, मतलब सार्वजनिक सत्य को बताते हैं। इन बातों को कोई झुटला नहीं सकता है।
एंड द यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ लाइफ इज दैट डेथ इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ। अपने उन उपदेशों में वो बताते हैं कि जो सार्वभौमिक सत्य है कि मृत्यु से कोई भी किसी का भी जीवन अछूता नहीं रह सकता है। जिस व्यक्ति का जन्म हो चुका है उसका मरण निश्चित है। डेथ इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जिस चीज से बचा नहीं जा सकता है। तो मृत्यु से कोई नहीं बच सकता है। वी नीड टू ओवरकम द सफरिंग एंड पेन दैट फॉलोज। और इस जीवन में जब हम आ चुके हैं तो इस जीवन में हम सभी को वो तमाम सारे कष्ट, वो तमाम सारे दर्द झेलने पड़ेंगे जो हमें इस जीवन में मिलेंगे, उनको हमें पार पाना ही पड़ेगा। ये वो अपने उपदेश में कहते हैं। दिस फैक्ट इज इलिस्ट्रेटेड थ्रू द स्टोरी ऑफ किशा गौतमी। और इस चैप्टर के अंदर भगवान बुद्ध ने इन बातों को एक तरीके से सार्थक सिद्ध करते हुए एक कहानी को प्रस्तुत किया है। और उस कहानी की जो सबसे बड़ी प्रोटोगनिस्ट है, यानी कि मुख्य पात्र है, वह है किसा गौतमी। कहानी में अक्सर क्या होता है कि किसा गौतमी जो है, उसका जो पुत्र है वो मर जाता है और एकमात्र बेटा, हर ओनली सन डाइड। उसका जो एकमात्र बेटा है, एकमात्र पुत्र है, वो मर चुका है। सी वंडर्ड लुकिंग फॉर समवन हु वुड रिवाइव हर सन। तो जब उसका पुत्र मर जाता है तो वो इधर उधर भटकती है किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो उसके बच्चे को रिवाइव कर सके। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित कर सके। ठीक है। बुद्धा टोल्ड हर टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड एवर डाइड। इस पर जब वो भगवान बुद्ध के पास पहुंचती है तो भगवान बुद्ध उसको कहते हैं कि वो उसकी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं अगर वो किसी एक घर से एक मुट्ठी मस्टर्ड यानी कि सरसों के बीज को लेके आए। लेकिन ऐसे घर से लेके आना है जहां आज तक कोई भी ना मरा हो। ठीक है। आफ्टर फेलिंग टू procure a handful of mustard seeds from such a house, she sat down by the roadside। जब वो भटकती भटकती एक घर से दूसरे घर और दूसरे घर से फिर अन्य घर की तरफ चलती है और जब सरसों की एक मुट्ठी के बारे में बात करती है तो सभी लोग तैयार होते हैं। लेकिन जब वो अपनी दूसरी शर्त को रखती है कि क्या आपके घर में कोई मरा तो नहीं है, मुझे ऐसे घर से सरसों की मुट्ठी चाहिए जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। तो सभी के सभी परिवार वाले बताते हैं कि हमारे घर में, कोई कहता है कि मेरा ये मरा है, कोई कहता है मेरा वो मरा है। तो इस तरीके से कोई भी परिवार उसको दुनिया में ऐसा नहीं मिलता है, उस क्षेत्र में प्रॉपरली ऐसा नहीं मिलता है जहाँ कोई मरा ना हो। ठीक है। तो हताश होकर के वो कहाँ बैठ जाती है? रोड के किनारे बैठ जाती है। सी वॉज फीलिंग हेल्पलेस एंड टायर्ड। और उसके बाद उसको लगता है कि वो एक असहाय बन चुकी है और बहुत ज़्यादा थकान उसको हो चुकी होती है। सी कंसिडर्ड द मॉर्टल नेचर ऑफ लाइफ। उसके बाद वो विचार करती है और सोचती है कि जीवन जो है वो कैसा है? मॉर्टल है। ठीक है। मतलब जो इस दुनिया में आया है एक दिन उसका यहाँ से जाना तय है। तो उसको जीवन मतलब जीवन के नेचर के बारे में उसको पता चलता है कि जीवन असल में है क्या। सी सॉ द लाइट्स ऑफ द सिटी दैट फ्लिकर्ड एंड वेर एक्सटिंग्विश्ड। और उसके बाद वो देखती है कि जो शहर की जो लाइटें हैं वो एक समय एकाएक जलती हैं और उसके बाद कुछ समय के बाद वो एक्सटिंग्विश्ड हो जाती हैं, यानी कि बुझ जाती हैं। तो जैसे आग जलती है उसके बाद वो बुझती है, सुबह होती है फिर उसके बाद शाम भी होती है। तो यही जीवन है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जीवन है तो मरण भी है। एट लास्ट इट वॉज डार्कनेस एवरीवेयर। और जब शहर की सभी लाइटें बंद हो जाती हैं तो सभी जगह अंधेरा छा जाता है। इससे सी रियलाइज दैट द डेथ वॉज कॉमन टू ऑल। इससे उस बात को वो स्वीकार कर लेती है कि मृत्यु जो है वो सभी के लिए है। एंड सी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। और उसको अपने इस दुख में स्वार्थी नहीं होना चाहिए। दिस इज वट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड। और यही सब कुछ भगवान बुद्ध उसको समझाना चाहते थे। दैट एवरी वन हु इज बॉर्न हैज़ टू डाई वन डे। कि जो भी इस दुनिया में एक दिन जन्म लेता है एक दिन उसको मरना भी पड़ता है। लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। और वो बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आया है उसका जीवन एक दिन नाशवान है और कुछ समय के लिए वो अपने जीवन में आता है, खुशियां भी मनाता है और दुख दर्दों को भी झेलता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट। हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम, यानी कि
खाने की जो खोज है उसने उसे पागल कर दिया। व्हाट डज दिस सजेस्ट, यह क्या बताता है? हिज फर्स्ट फ्लाई चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। आंसर की बात कर लेते हैं। हंगर इज द बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर अमंग ऑल लिविंग बींग्स। जो भूख है वो सबसे ज़्यादा एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह हम सभी सजीव प्राणियों में काम करता है। जब हम सभी सजीव प्राणियों को भूख लगती है तो हम उस भूख को ख़त्म करने के लिए खाने की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर पैसों की भूख लगती है तो वो व्यक्ति पैसा कमाने के लिए काम करता है। ठीक है। अ हंग्री बर्ड, एनिमल और ह्यूमन बीइंग कैन टेक एनी रिस्क टू हैव फूड। एक भूखा व्यक्ति, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वो किसी भी रिस्क को, किसी भी खतरे को वो झेलने को तैयार है अपनी भूख को खत्म करने के लिए। द सेम थिंग हैपन्स विद अ यंग सीगल। और यही सब कुछ उस छोटी सी नन्ही सी चिड़िया के बच्चे के साथ भी हुआ। सी इज फेमस फेमिस्ड फॉर 24 आवर्स। वह 24 घंटे के लिए बहुत परेशान थी, बड़ी व्याकुल थी भूख से। इट इज़ हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्स हिम टू फ्लाई। और ये उसकी भूख ही थी जो अल्टीमेटली का मतलब होता है फाइनली, अंततः उसको कंपेल करती है। कंपेल का मतलब उसको विवश करती है कि वो उड़े। हिज हंगर बिकम्स कीनर। और जब उसकी भूख और तेज होती है, व्हेन सी सीज हर मदर टीयरिंग एट द पीसेस ऑफ फिश। जब वो अपनी माँ को देखती है कि उसकी माँ दूर पास में एक मछली के टुकड़ों को खा रही है तो उसकी भूख और बढ़ जाती है। ही क्राइज टू हर एंड बेग्स हर टू गेट सम फूड। वो अपनी माँ पर चिल्लाती है और उससे भीख, उससे मतलब रिक्वेस्ट करती है, उससे मांगती है कि वो भी क्या करे, उसको कुछ खाने को दे। When his mother comes towards him with food in her beak, she screams with joy। और जब कभी भी उसकी माँ अपनी चोंच पर उसके लिए कुछ खाना लेके आती है तो वह बहुत जोर से स्क्रीम्स मतलब चिल्लाती है, बड़ी जोर से खुशी से वो चिल्लाती है। हाउ एवर सी स्टॉप्स मिडवे। और यहाँ तक कि कई बार वो आधे रास्ते में क्या कर जाती है, रुक भी जाती है। सी वंडर्स व्हाई शी डज नॉट कम नियरर। और उसके बाद वो देखती है कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है। ये बात उसको थोड़ा आश्चर्य पैदा करती है। नॉट बींग एबल टू रेसिस्ट और कंट्रोल द हंग्री एनी लॉन्गर। वो ज़्यादा लंबे समय तक अपने आप को रोक नहीं सकती थी, अपनी भूख को रोक नहीं सकती थी। सी डाइव्स एट द फूड। इसलिए वो उस खाने पर डाइव करती है, टूट पड़ती है, कूद पड़ती है। एट दिस मोमेंट हिज हंगर ओवर पावर्स हिज फेयर ऑफ ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी। और इस समय उसकी जो भूख है वो पूरी तरीके से उसके डर को ख़त्म कर देती है और वो समंदर में उस खुले समंदर के ऊपर उड़ना शुरू कर देती है। फाइनली सी टेक्स हर फर्स्ट फ्लाइट हिज फर्स्ट फ्लाइट। और अंत तो हमें देखने को मिलता है कि वह अपनी पहली उड़ान को पाने में सफल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल। जो हमारा प्ले है द प्रपोजल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन लगभग आने तय हैं, 100% आपको इससे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हमें इसके टाइटल को थोड़ा जस्टिफाई करना है। आंसर की बात कर लेते हैं। द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल इज क्वाइट एप्ट एंड सुटेबल। जो इस प्ले का जो प्रपोजल जो टाइटल दिया गया है वो एक तरीके से बिल्कुल योग्य है, सुटेबल है। और एप्ट, एप्ट का मतलब होता है योग्य, सुयोग्य जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर आप योग्य लिखेंगे, ठीक है। और सुटेबल का मतलब होता है उपयुक्त, उपयुक्त, ठीक है। अ प्रपोजल मीन्स द फॉर्मल एक्ट ऑफ आस्किंग समबडी फॉर मैरिज। अमूमन जो प्रपोजल है उस प्रपोजल में किसी से शादी के प्रस्ताव के बारे में बात की जा रही है। द प्ले इज अबाउट अ यंग मैन्स प्रपोजल ऑफ मैरिज टू अ यंग गर्ल। और ये जो नाटक है, ये जो प्ले है, इस प्ले में भी एक जवान लड़का एक जवान लड़की से शादी के प्रपोजल के बारे में बात करता है। द सेंट्रल कैरेक्टर इन द प्ले आर लोमोव, नतल्या एंड चुबुको। इस प्ले के जो 3 मुख्य कैरेक्टर हैं उनमें लोमोव, नतल्या और चुबुकोव हैं। लोमोव गोज टू चुबुकोव हाउस टू प्रपोज हिज डॉटर नतल्या। लोमोव जो कि अपने पड़ोसी चुबुकोव के घर में जाता है और उसकी लड़की नतल्या को शादी के लिए प्रपोज करता है। चुबुकोव गोज मैड विद जॉय। और जब चुबुकोव इस बात को सुनता है तो वह खुशी से पागल हो जाता है।
बट वेरी सून, लेकिन बहुत जल्दी, ही एंड हिज डॉटर एंटर इन टू अ यूजलेस आर्ग्यूमेंट विद लोमो, लेकिन बहुत जल्दी ही उस घर में जहाँ खुशियाँ आनी थी वहाँ लोमोव, नतल्या और चुबकोव एक बहस में आपस में भिड़ जाते हैं। एक एक ऐसी बहस जिसका कि किसी को अनुमान नहीं था, उस बहस में वो उलझ जाते हैं। दे अब्यूज ईच अदर, और वो एक दूसरे को गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। द क्वेरल बिकम्स सो बिटर दैट लोमोव कैन स्टैंड इट नो लॉन्गर एंड फेंट्स, और झगड़ा इतना बढ़ जाता है और इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है कि लोमो वहाँ पर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता है और वो वहाँ से चला जाता है। ठीक, और नतल्या बिगिंस टू क्राई बिकॉज सी थिंक्स लोमोव इज डेड, और जब लोमो वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो वो उस झगड़े में अपने आप को मतलब इतना कमज़ोर कर देता है कि वो बेहोश हो जाता है। और नतल्या इस घटना को देख करके रोना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि लोमोव मर चुका है। सी थिंक्स ऑल सी थिंक्स दैट ऑल हर चांसेस ऑफ गेटिंग मैरिड आर नाउ लॉस्ट, और वो उसके बाद उसको लगता है कि उसके विवाहित होने के सभी जो मौके हैं वो एक तरीके से क्या हो चुके हैं, खो चुकी है, वो खत्म हो चुके हैं। लोमो मूव्स अ लिटिल, और कुछ समय बाद लोमो का जो शरीर है वो थोड़ा हलचल करना शुरू कर देता है। एट वंस, एक बार फिर से, चुबको पुट्स लोमोव हैंड इन टू नतल्याज हैंड, और उसके बाद लोमोव का जो बेहोशी है वो ख़त्म हो जाती है। लोमो होश में जब आता है तो चुबको बिना किसी देरी के अपनी बेटी नतल्या का हाथ लोमो के हाथ में सौंप देता है। ही सेज टू हिम, वो उन दोनों को कहता है, हरी अप एंड गेट मैरिड, जल्दी करो और शादी कर लो। शी इज़ विलिंग, नतल्या भी क्या है, शादी के लिए राजी हो चुकी है। नतल्या सेज यस 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 आई एम विलिंग, नतल्या भी कहती है कि हाँ जी मैं भी क्या हूँ, शादी के लिए राजी हूँ। द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड विदाउट बीइंग मेड, बिना किसी देरी के ये प्रपोजल स्वीकार कर लिया जाता है। दस द टाइटल ऑफ द प्ले इज क्वाइट एप्ट, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ये इस नाटक का जो ये शीर्षक है वो बिल्कुल योग्य है, उपयुक्त है। आज की जो क्लास है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है और इसको यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ अदर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन यू आप इन सभी क्वेश्चंस को रिवीजन कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर कीजिए इन क्लासेस को, ताकि सभी बच्चों को क्वालिटी कंटेंट और सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।